वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर क्रिया देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने उत्तराखंड की सीरीज के अंतर्गत उत्तराखंड का जो एंशेंट हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है, एंशेंट हिस्ट्री को। और उससे पहले उत्तराखंड की ज्योग्राफी को भी पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइएगा उत्तराखंड की वीडियोज देख लीजिएगा। इससे पहले हिंदी में भी हमने हिंदी का लिटरेचर वाला पार्ट पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, रीजनिंग चल रही है। थोड़ा सा यार आज दिवाली के कारण लेट हो गया वीडियो बनाने में, अभी भी पटाखों की आवाज आ रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्लियर आएगी तो देखेंगे, इसको आगे मैं फॉरवर्ड करूंगा, अदरवाइज देखते हैं। आज दिवाली के कारण काफी व्यस्तता के कारण यार मैं फाइनली वीडियो ला नहीं पाया, है ना। फिर थोड़ी देर पहले तो बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है पटाखों की, अभी भी आई है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। ठीक है, देखिए हमारे बेकारी शब्द चल रहे थे हिंदी के अंतर्गत। हमने अर्थ रचना स्रोत व्याकरण के आधार पर देखिए हमारे शब्द चल रहे थे। शब्द के अंदर जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना ना, वहां से कनेक्शन बनता है यार, चीजों को पता चलेगा आप लोगों को। अब बार बार उस चीज में जाऊंगा तो फिर इधर चीजें कनेक्शन टूट जाता है और इधर की चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना। आप लोग जाना उधर। हमारा शब्द चल रहा था, शब्द से पहले भी हमने हिंदी व्याकरण लगभग आधी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हमारी लगभग ये भी अंत की ओर जा रही है। हमारा शब्द चल रहा है, शब्द भी हमने चार भेद उसके मेनली देखे थे। अर्थ रचना स्रोत व्याकरण के आधार पर हमारे शब्द भेद। ठीक है, उसमें हमने बेकारी शब्द लिया था पहले। बेकारी भी हमारे विकार या प्रयोग के आधार पर हमारे दो प्रकार के शब्द होते हैं, बेकारी या और अभिकारी। हमारे बेकारी के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आते हैं। ठीक है, हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पूरी डिटेल में कर लिया। आज हमने क्रिया कर रहे हैं। क्रिया को करने के बाद क्रिया का इसके बाद भी पार्ट आएगा एक। ठीक है, एक या दो पार्ट जितने भी बचेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में ही बताने वाला हूं मैं क्रिया को आप लोगों को। इसके बाद फिर आप लोगों को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत रहेगी नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अभिकारी शब्द आ जाएंगे, जिसमें हमारा क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोधक चार उधर भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी क्रिया। जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, सब वहां डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं क्रिया होती क्या है। देखिए क्रिया की बात करें ना, हम क्रिया कहते हैं किसे। देखिए जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, रोना आदि। ठीक है, क्रिया की ना बेसिकली होता क्या है, क्रिया की जो मूल इकाई होती है धातु होती है। ये धातु के अंत में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो इन इन क्रियाओं का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, जैसे धातु मैंने जो बोला, धातु में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो इन क्रियाओं का निर्माण होता है। जैसे धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप हुआ है, क्रिया का मूल रूप। ठीक है, क्रिया का मूल रूप। ठीक है, क्रिया का मूल रूप मतलब जैसे मैं पढ़ना कोई क्रिया मैंने बोला तो पढ़ना का मूल रूप क्या हो जाएगा, पठ। तो ये पठ धातु ही, ये धातु है। ठीक है, ये पठ धातु ही। ठीक है, इसमें मैं ना प्रत्यय लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना। हमने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं ना। आप जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना वहां पर क्या उपसर्ग होते हैं, क्या प्रत्यय होते हैं, बहुत डिटेल में मैंने वहां पर बताया हुआ है। ठीक है, वहां पर आप लोग जाइएगा, सब डिटेल में उधर समझ में आ जाएगा। अब क्रिया जो है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी ये क्या है, हमारी क्रिया शब्द है ना। शब्द का मतलब ये विकारी शब्द है हमारा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, किसी कार्य के होने या करने का बोध, किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है, का बोध होता है, बोध होता है, वही शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया, पढ़ना हो गया, दौड़ना, खेलना, हंसना, रोना, गाना, इस प्रकार के जो भी होते हैं। ठीक है, ये इसमें मूल, ये इनका जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु बोलते हैं। ठीक है, ये धातु में ना प्रत्यय लग के क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे पठ धातु होगी, जैसे लिख हो गया, लिख धातु होगी। ठीक है, इसमें ना लगाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगी, ये लिखना क्रिया हो जाएगी। ठीक है, लिखना क्रिया। अब इसमें क्या हो गया, ये लिख धातु हो गया। ठीक है, लिख धातु हो गया, ना इसमें प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय। ठीक है, और ये हमारी होगी क्रिया होगी। ठीक, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चले जाते हैं क्रिया के भेद के बारे में। ठीक है, देखिए क्रिया की अगर हम बात करें ना, क्रिया के अगर हम कर्म के आधार पर भेद करेंगे तो दो होते हैं क्रिया के प्रकार। अगर कर्म के आधार पर हम देखेंगे, कर्म के आधार पर अगर देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, अकर्मक। ठीक, सकर्मक मतलब क्या होगा, इसमें जो कर्म के शहीद होगा। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म के बिना होगा। ठीक है, इसको अभी मैं और डिटेल में समझाऊंगा। ये तो हमारे हो गया कर्म के आधार पर। अगर हम देखें फिर इसमें अगर रचना या वो संरचना के आधार पर देखें
तो संरचना के आधार पर हमारे 4-5 भेद होते हैं, फिर प्रयोग के आधार पर भी कुछ चीजें होती हैं, तो उनको हम कंबाइंडली पढ़ेंगे इसके बाद। तो वहां पर देखिए, जैसे मैं संरचना के आधार पर बोलूँ ना, संरचना के आधार पर तो वो मतलब अलग अलग एडवांस आते रहती हैं, तो वो बहुत सारी होती हैं, मेनली 5 टाइप के दे रहते हैं इसमें, ठीक है। संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर दोनों को जोड़ देंगे, फिर 5 3 8 हो जाते हैं, ठीक है। संरचना के आधार पर देखेंगे तो इसमें संयुक्त क्रिया आ जाती है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको क्रिया समझना, ठीक। संयुक्त क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया आती है, पूर्वकालिक क्रिया सब बताऊंगा इनको मैं, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है, फिर नाम धातु क्रिया आ जाती है, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक। फिर एक आ जाती है हमारी कृदंत क्रिया, इसको मैं कृदंत को लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ खींच देता हूं इसको। ये एक हमारी आ जाती है कृदंत क्रिया, ठीक है। कृदंत क्रिया भी आ जाती है एक, ठीक है। हमारी ये 5 टाइप की हो गई, 2, ठीक है, 3 4 और 5, ठीक। ये हमारी होगी संरचना के आधार पर। अगर संरचना और प्रयोग के आधार पर बोलेगा तो इन्हीं 5 में 3 और ऐड हो जाती हैं, जिनको हम, एक सामान्य क्रिया होगी हमारी, सामान्य क्रिया, सामान्य तो सामान्य हुई, ठीक है, सामान्य क्रिया दिख रहा होगा ना। और उसके बाद सजाती क्रिया आ जाती है, सजाती क्रिया इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बेसिकली इनको करेंगे तो इनके साथ ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। बता दूंगा मैं आप लोगों को, समझा दूंगा सब, ठीक है। सजाती क्रिया, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब इजम आर जैसे है ना, आता है जाता है, हाँ हूं वाले जो होते हैं उनको मैं बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो हमारे देखिए, अब क्रिया के अगर पूछेगा मेनली इनसे ही एग्जाम में बन जाता है, ठीक है, इनसे या फिर इनसे बन जाता है संरचना के आधार पर। मेनली इंपोर्टेंट ये 2 हो गए, ये संयुक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया से बहुत एग्जाम मतलब इससे पेपर में बहुत बनता है, और प्रेरणार्थक क्रिया, इन 2 3 से ही बन जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये 3 4 5 जो है, ये हो गया, 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 ये 3 2 5 ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैं सबको बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा सबको, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है, इसको देखने वाले हैं, ठीक। तो हम देख लेते हैं आज सकर्मक और अकर्मक क्रिया को अपनी, ठीक है। इसको पूरी डिटेल में आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल नेक्स्ट को देखें, ठीक। तो आज हम सकर्मक और अकर्मक देखते हैं, कर्म को बेस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो सकर्मक, सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को ही देख लेते हैं, पर हमने देखा था कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, के आधार पर दिख रहा होगा ना, ओ नहीं दिख रहा ना, अब देखेगा, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर हमारे 2 हो गए, ठीक है। एक सकर्मक, सकर्मक, दूसरी अकर्मक, ठीक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं हम सकर्मक क्रिया को, सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया होगी हमारी, देखिए इनमें क्या होता है ना, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, इसमें क्या होगा, देखिए इनमें क्या होगा, कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव क्या होगा, कर्ता पर ना पड़ के किस में पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। सकर्म मतलब तभी तो उसमें कर्म आएगा ना, सकर्म मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कर्म के सहित, है ना। तो क्या होगा, इनमें जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव क्या होगा, इनमें कार्य का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा, ठीक है। कार्य का प्रभाव इसमें क्या होता है, देखिए क्रिया का मतलब क्या है, किसी के मतलब कार्य के होने या करने को क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। कार्य के होने या करने को क्रिया बोलते हैं। तो अब कार्य का प्रभाव, कार्य का जब होगा, जो कार्य होगा, कार्य होने पर प्रभाव किसमें पड़ा, क्रिया, उसमें क्रिया का फल, या तो इसको ऐसे बोल लीजिए आप, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, समझ लीजिए। मतलब कोई क्रिया हो रही है तो उसके क्रिया का फल फाइनली उसमें किसमें फल पड़ रहा है, मतलब कि उसका प्रभाव किसमें पड़ा है, इफेक्ट कौन हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर कर्म इफेक्ट होगा तो सकर्मक होगी, अगर कर्म इफेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद होगा कौन, बचा करता ही, तो इसमें कर्ता होगा इफेक्ट। देखिए होता क्या है ना, जब हम वाक्य पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमारी इनका सीक्वेंस क्या होता है, देखिए कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये सीक्वेंस आएगा इनका, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में देखेंगे ना, इंग्लिश में ये वाला आगे आ जाता है, इधर आ जाता है, और ये पीछे चले जाता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हम इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक, ये इंग्लिश में ये सीक्वेंस है इसका, ठीक है। अगर ना जिसको इंग्लिश की ग्रामर आ रही होगी तो उसको हिंदी की ग्रामर अपने आप आ जाएगी, और जिसको हिंदी की ग्रामर आ रही होगी तो उसको इंग्लिश की ग्रामर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, नहीं तो यही चीज तो हुआ, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब इधर कर्ता हो गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें ये जैसे वर्ब है, क्रिया, ये क्रिया को वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वर्ब। तो ये वर्ब इसमें आगे आ जाती है और ये कर्म मतलब ऑब्जेक्ट ये पीछे चले जाता है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। ठीक, ये सीक्वेंस रहता है, इंग्लिश का सीक्वेंस ये रहता है, हिंदी का सीक्वेंस ये रहता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, सकर्मक क्रिया में क्या होगा, कार्य का प्रभाव किस पे पड़ेगा, इफेक्ट किस में पड़ेगा, कार्य का इफेक्ट पड़ता है इसमें, सकर्मक में। उसका नाम ही कर्मक है ना, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। और जिसमें क्या होगा, कर्म नहीं होगा, यानी कि जिसमें क्या होगा, कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा होगा कर्म को छोड़ के, तो वो क्या होगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इतना ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा बहुत अब हम देख लेते हैं इनको, सकर्मक को मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सकर्मक, सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा फिर, जिन क्रिया शब्दों के, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा, ठीक है, या सीधे भी लिख लीजिए कर्म पर पड़ेगा, ठीक है। प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, या कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा बोल सकते हैं आप, ठीक है, पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी फिर, अब इसमें जैसे ना मैं सकर्मक क्रिया का एग्जांपल भी बताता हूं आप लोगों को। सकर्मक क्रिया का देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, धो रहा है। देखिए अब इसमें क्या हो गया, धोबी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, करता है, ये करता है, ये कपड़े क्या हो गए, कर्म हो गए, ठीक है। धोना क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। देखिए अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कर्ता कर्म प्लस क्रिया, यही सीक्वेंस आ गया ना, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यही आ गया ना सीक्वेंस है। तो अब इसमें तीनों बैठ रहे हैं। अब इस वाले में क्या होगा, अकर्मक में ये वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर तो तीनों है ना, ठीक। अब जैसे भी समझ लीजिए, मैं सारी टाइप से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों है तो हमारा सकर्म हो गया। देखिए अब इसमें क्या होगा, उसमें ये कर्म वाला गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर धोबी धो रहा है होता तो फिर सीधे क्या हो जाता, हमारा अकर्मक आता, क्योंकि उसमें हमारा है ही नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, घोड़ा घास खा रहा है या गाय घास खा रही है, कुछ भी लिख लीजिए, या कुत्ता रोटी खा रहा है, कुछ भी है ना। जैसे मैं बोलता हूँ घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, जैसे अभी मैंने सहायक क्रिया बताई थी ना, ये रहा है, रही है जो आएंगे ये सहायक क्रिया होती है, ये क्रिया होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म, ये कर्ता हो गया। देखिए ये कर्ता, ये कर्म प्लस ये क्रिया, ठीक है, ये क्रिया। देखिए आगे ना उसी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस सहायक क्रिया, ये सहायक क्रिया इसके बाद में आती है, ठीक है। ये कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ठीक है, ये। अब देखिए यहाँ पर घोड़ा क्या है, कर्ता है, और घास क्या है, यहाँ पर कर्म है, खाना क्या होगी, क्रिया होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, कर्म, कार्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है। अब कार्य का प्रभाव, खा रहा है, क्या खा रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, घास खा रहा है ना, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, घास पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर धो रहा है, क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसकी पहचान भी बताऊंगा। तो इसमें प्रभाव किसमें पड़ रहा है, जोर किसमें पड़ रहा है, कपड़ों में पड़ रहा है। तो ये हमारी होगी इस प्रकार से सकर्मक क्रिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना यार, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में क्या होगा, ये कर्म गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये घास गायब हो जाएगी, यहाँ से ये कपड़े गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया में क्या होगा फिर, अब डेफिनेशन खुद ही बनाइए। देखिए आप डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्य का प्रभाव क्या होगा, सीधे कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है। कार्य का प्रभाव क्या होगा, अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो जिन क्रिया शब्दों का प्रभाव क्या होगा, जिन क्रिया शब्दों में ये कार्य का प्रभाव क्या होगा, सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्या, जिन क्रिया शब्दों के कार्य का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, मतलब कि कर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, कर्म पर नहीं, जिन क्रिया शब्दों के मैं लिख देता हूं, चलो, जिन क्रिया शब्दों का, क्रिया शब्द क्या हो गया हमारा ये, ठीक है, क्रिया शब्दों का, क्रिया शब्दों के कार्य का प्रभाव, सीधा सा याद रखना आप, कार्य का प्रभाव, ठीक है, सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, सीधे सीधे
कर्ता पर पड़ता है, सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या हो कहलाती है हमारी अकर्मक कहलाती है, क्योंकि यहाँ से कर्ता में क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कर्म गायब है यहाँ से, ठीक है। तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देंगे, अब वहां से गायब हो जाएंगे ना, ये कर्म गायब हो जाएगा जब इसके एग्जाम्पल देंगे। अब देखिए, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, अब इसमें क्या हो गया, कर्ता आएगा, कर्म गायब, फिर सीधे क्रिया आ जाएगी, ठीक है। और ये उड़ते हैं, ये सहायक क्रिया तो सभी में आएगी, ठीक है। तो ये पक्षी क्या हो गया, कर्ता हो गया, और सीधे क्रिया आ गई, कर्ता के बाद सीधे क्रिया आ रही है, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, कर्म गायब हो जाएगा। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे बच्चा रो रहा है, जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। अब देखिए, बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रोना क्या होगी, इसकी क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ सीधे क्या हो रहा है, कर्ता के बाद कर्ता के बाद सीधे सी क्या हो जा रही है, क्रिया आ जा रही है, ठीक है। यहाँ से कर्म गायब है, ठीक है, कर्म गायब है, ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये सीधे हमारा क्या हो गया, अकर्मक हो गया, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। हमारे कर्ता, ये मतलब कर्म और अकर्म में आप लोगों को भेद करना आ रहा होगा, अंतर आ रहा होगा, ठीक है। अब इनकी पहचान थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, और इतना भी अगर जिसको क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा सा और क्लियर कर बता देता हूँ मैं। सकर्मक और अकर्मक में, सकर्मक तथा अकर्मक, अकर्मक क्रियाओं की पहचान, क्रियाओं की हम पहचान कैसे करेंगे। ओ यार देख नहीं रहा हूं ना, अब देखेगा, क्रियाओं की पहचान, ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, देखिए देखिए, सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। इनसे पहले क्या करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, इससे पहले क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। यदि उत्तर संभव होता है, यदि उत्तर संभव होता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, सकर्मक होगी। यदि उत्तर संभव नहीं होता है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी, अकर्मक होगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर उत्तर संभव है तो इसमें क्या क्रिया सकर्मक होगी, यानी कि उसमें कर्म भी होगा, ठीक है। कर्म होगा तो संभव होगी, और अकर्मक होगा उसमें कर्म नहीं होगा तो वहां पर क्या क्या लगाने से वहां पर वो संभव नहीं होगी, तो हमारे अकर्मक होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है, किसी क्रिया से ठीक पहले हम क्या लगाएंगे, क्या लगाकर प्रश्न बनाएंगे, तो अगर हमें उत्तर मिलेगा साफ साफ तो वहां पर सकर्मक होगा, इसका मतलब उसमें कर्म भी है। अगर उससे मतलब हमने क्या बनाया तो वो हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये हमारा अकर्मक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसमें कर्म नहीं है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं एक अकर्मक वाले लेता हूँ, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें देखिए मैंने क्या बोला, क्रिया से ठीक पहले, क्रिया क्या है इसमें, उड़ना है ना, उड़ना है क्रिया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, लगाता हूँ इससे क्रिया से पहले यहाँ पर लगाऊंगा ना पक्षी की बात, तो इसको मैं बनाता हूँ, देखिए पक्षी क्या उड़ते हैं। अब इस सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, गलत है ये सेंटेंस। तो इसका मतलब ये क्या है, जिसमें नहीं बन रहा है तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है, अकर्मक क्रिया, ऐसे पहचान लेंगे हम। देखिए अब एक हम बच्चा रो रहा है वाला छोड़िए उसको, अब हम एक सकर्मक का लिख लेते हैं, एक से ही समझ में आ गया होगा। चलिए एक बच्चा रो रहा है भी लिख लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। बच्चा रो रहा है, ये किसकी है, ये भी अकर्मक का है, ठीक है, अकर्मक का है। तो इसमें क्या है, अब रोना क्रिया है, रोना से पहले यहां पर लगाऊंगा मैं, क्रिया से पहले, ठीक है। तो यहां पर बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, रो रहा है। अब देखिए, अब इस मतलब है, इस सेंटेंस का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना, कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं हम सकर्मक वाले में, ठीक है। अब सकर्मक का ले लेता हूं, हमने इससे पहले जो किए हैं मैं उन्हीं को ले रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक। अब क्या बोला है कि क्रिया से ठीक पहले लगाना है, क्या, देखिए अब बनाएंगे इसको क्या, धोबी
क्या धो रहा है, क्या धो रहा है। अब बन गया ना ये क्वेश्चन, धोबी क्या धो रहा है हमसे पूछेगा तो हम आंसर क्या देंगे, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। घोड़ा घास खा रहा है, देखिए घोड़ा घास खा रहा है, घास खा रहा है, तो हम इसका एक क्वेश्चन क्या बनाएंगे। अब ये क्रिया खाना है तो इससे पहले यहाँ पर आएगा क्या, तो घोड़ा क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बन गया ना हमारा, तो इसका आंसर हम क्या बोल देंगे, घोड़ा घास खा रहा है। बस इतना तो है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आई होगी, सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए एक चीज और ध्यान रखना, सामान्य तो जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये जो मतलब प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं। देखिए यदि क्रिया अकर्मक हो तो भूतकाल में कर्ता के आगे ने कारक का प्रयोग नहीं करते हैं, ने कारक का प्रयोग होगा ही नहीं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, यदि मैंने क्या बोला, यदि क्रिया अकर्मक हो, अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए एक एक मतलब एक पहचान और हो जाएगी। देखिए अगर क्रिया क्या हो, अकर्मक हो, ठीक है, अकर्मक हो तो क्या होगा, उसको हम अगर जो हमें सेंटेंस दिया रहेगा उसको हम भूतकाल में ले जाएंगे और भूतकाल में ले जाके उसमें ने लगाएंगे तो उसका प्रयोग नहीं होगा, मतलब वो सेंटेंसेस ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, तो उससे हम पहचान लेंगे कि हमारा क्या होगा, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे पक्षी, इसी को बनाता हूं मैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। देखिए अब इसका मैंने भूतकाल क्या होगा, इसका पास्ट टेंस क्या होगा, पक्षी उड़े हो जाएगा ना, पक्षी उड़े, पक्षी उड़े हो गया इसका क्या, भूतकाल में पक्षी उड़े। ठीक है, अब मैं इस क्रिया से पहले क्या करूंगा, ने लगाऊंगा। देखिए पक्षी ने उड़े, अब ये सेंटेंस सही बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अकर्मक हो गया। इतना ध्यान रखना, यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, देखिए अब सपोज इसका मैं क्या करूं, अगर सकर्मक वाले को लेता हूं फिर लगाता हूं इसको। देखिए सकर्मक वाले को लगा लेता हूं, सकर्मक वाला लेता हूं फिर लगाता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि राम गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है, चलाता है, ये तो पता चल रहा है ना आपको, वैसे भी सकर्मक है करके। अगर हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम ने गाड़ी चलाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ठीक, ये तो सीधे सीधे वैसे ही भी पता चल जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है अपने आप ही, ये चलाना क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे ही दिख जा रहा है। ठीक, इसको अकर्मक वाले के लिए एक ये पहचान भी रख लेना। ठीक है, चलाना क्रिया होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर राम चलाता है होता तो फिर ये हमारा अकर्मक हो जाता है। राम गाड़ी चलाता है, राम गाड़ी चलाता है तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हमारा कर्ता हो गया, ये ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा कर्म हो गया, और चलाना क्या होगी, क्रिया होगी। ठीक है, और है क्या होगी, सहायक क्रिया, इसको जिसको कि बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आप लोगों के आ रहा होगा। देखिए यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक आए, देखिए हम कारक पढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक आता है ना, ने कारक आए तो वहां पर होगा क्या, तीन कंडीशन होंगे वहां पर। क्या होगा, क्रिया, ये कर्ता के साथ, अगर कर्ता के साथ ने कारक आता है तो वहां पर क्या होगा, तीन कंडीशन होंगी। नंबर एक, क्रिया होगी सकर्मक, क्रिया सकर्मक, सकर्मक। देखिए मैंने क्या बोला अभी कि अकर्मक में क्या होगी, ने नहीं बनेगा, ने का सेंस नहीं बनेगा, अकर्मक होगा। देखिए पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़े इसका पास्ट बनाया हमने, और पक्षी ने उड़े तो ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, यानी कि ये अकर्मक नहीं है ना, यहाँ पर हमने ये पढ़ा तो अकर्मक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सकर्मक होगा। यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, ने कारक के साथ। और टेंस कौन सा होगा, किस में बदल रहा था, पास्ट टेंस में बदल रहा था, यानी कि भूतकाल में बदल रहा था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका काल सदैव क्या होगा, भूतकाल होगा। काल क्या होगा, सदैव भूतकाल, भूतकाल पास्ट टेंस। ठीक है, भूतकाल होगा, भूतकाल होगा। ठीक है, और वाच्य क्या हो गया, कर्तृवाच्य होगा। वाच्य में आगे पढ़ाऊंगा आपको, वाच्य मतलब वॉइस बोलते हैं इसको। ठीक है, वाच्य सदैव कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। आशा करता हूं आप लोगों की ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
अब इसके बाद हम आगे देख लेंगे। देखिए सकर्मक के भी फिर दो प्रकार हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया के भी सकर्मक क्रिया के भी हमारे दो प्रकार हो जाते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे। ये एक कर्मक होता है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होगा, ठीक है, और दूसरा आ जाता है, इसको बहुकर्मक भी बोलते हैं या द्विकर्मक बोलते हैं। जितने कर्म होंगे उस हिसाब से उतने कर्मक बोल देंगे, ठीक है। ज्यादातर इसमें दो कर्म वाले ही मिलते हैं तो हम द्विकर्मक बोल देते हैं। अगर दो से भी ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोल देंगे फिर, बहुकर्मक, ठीक है, उसको बहुकर्मक बोल देंगे, ठीक है। बहुकर्मक क्रिया क्रिया लगाते जाना इनके पीछे, ठीक है, सकर्मक क्रिया, ठीक। जहां पर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे बताना यार, मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। देखिए एक कर्मक का मतलब क्या हुआ, जिस क्रिया में एक कर्म होगा उसे एक कर्मक बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक कर्मक का आप लोगों को एग्जांपल दूं, ठीक है। एक कर्मक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक मतलब एक कर्म होगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर अध्यापक क्या हो गया, कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर छात्र क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि क्या हो गए, ये कर्म हो गए। और पढ़ाना क्या हो गया, पढ़ाया मतलब ये वर्ब होगी, वर्ब मतलब क्रिया होगी, ठीक है, ये क्रिया हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कर्म कितना है, एक ही कर्म तो है, ठीक है। अब द्विकर्मक वाले को देख लेते हैं। फिर द्विकर्मक में क्या होगा, जिन क्रियाओं में दो कर्म होंगे वो उसे द्विकर्मक कहेंगे, ठीक है। अब ये द्विकर्मक क्या होता है, ये भी फिर इसमें दो कर्म होंगे, द्विकर्मक मतलब इसमें दो कर्म होंगे। अब इन दो कर्मों को बोलेंगे क्या, फिर एक को गौण कर्म, एक को गौण कर्म बोलते हैं, ठीक है, गौण कर्म। प्रधान कर्म होगा, दूसरा वाला क्या होगा, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म भी बोलते हैं इसको, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अध्यापक ने, हमने यहाँ पर देखा कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमें दो कर्म चाहिए। यहाँ पर अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, हिंदी पढ़ाई, ठीक, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब इसमें देखिए अध्यापक सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, ये कर्ता हो गया, ठीक है, ये कर्ता हो गया, एक कर्म ये हो गया छात्र, दूसरा कर्म हिंदी कर्म, और ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, मुख्य कर्म क्या होगा ना, क्रिया से ठीक पहले लगे रहता है, जो मुख्य कर्म होगा इसमें, इसमें मुख्य कर्म ये होगा। देखिए मैंने क्या बताया, दो, ये भी क्या, दो टाइप के होंगे, तो इसमें एक गौण कर्म होगा सेकेंडरी, और एक मेन कर्म होगा, मतलब मेन ये कर्म होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुख्य कर्म भी बोलेंगे इसको, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखिए अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, मुख्य कर्म और गौण कर्म कौन सा है कैसे बताएंगे। देखिए मुख्य कर्म की पहचान क्या होगी, क्रिया से ठीक पहले होगा, वो निर्जीव होगा और वो विभक्ति रहित होगा, ठीक है। और गौण कर्म में क्या होगा, वो मुख्य कर्म से पहले आएगा और सजीव होगा और विभक्ति सहित होगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं, ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। देखिए मैंने क्या बताया, वो क्रिया से ठीक पहले होगा, क्रिया से ठीक पहले, क्रिया क्या है यहाँ पर, क्रिया पढ़ाई है। अब क्रिया से ठीक पहले क्या है, हमारा हिंदी है, ठीक है। तो क्रिया से ठीक पहले इसका मतलब हमारा मुख्य कर्म ये हो गया, ठीक है, मुख्य कर्म ये हो गया, ठीक। अब वो निर्जीव हो गया, ये निर्जीव आ गया, ठीक है, विभक्ति रहित होगा, इसमें कोई विभक्ति थोड़ी है, ने में पर ऊपर इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक। फिर अगर गौड़ की बात करते हैं हम, गौड़ में क्या होगा, मुख्य कर्म से पहले आएगा, मुख्य कर्म, ये मुख्य कर्म है तो इस मुख्य कर्म से पहले आ रहा है, सही बात है, ठीक है। सजीव होगा, सजीव है, छात्र सजीव है, ठीक है, इसमें को विभक्ति, ये मतलब ये विभक्ति सहित होगा, ठीक है, छात्रों ने, ठीक है, छात्रों को, ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है, इनमें विभक्ति चिन्ह देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए सोहन गाय को खाना खिलाता है, कुछ भी समझ लीजिए यार, राधा, राधा वाला एग्जाम्पल है इसमें, राधा गाय को, कुछ भी एग्जाम्पल से क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए ना, चारा खिलाती है, खिलाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन क्या है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ये करता है, राधा करता है, ठीक है, गाय, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया कर्म,
और एक कर्म हो गया चारा, ठीक, और एक होगी क्रिया हमारी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कर्म हो गया, अब हमें ढूंढना है कि हमारा गौड़ कर्म कौन सा है और हमारा प्रधान कर्म या मुख्य कर्म कौन सा है। अब मुख्य कर्म मैंने क्या बोला था कि जो क्रिया होगी उससे पहले होगा, विभक्ति रहित होगा, उसमें विभक्ति नहीं होगी और निर्जीव होगा। तो हमारी मुख्य क्रिया ये है, इससे पहले चारा है, चारा निर्जीव भी है और इसमें कोई विभक्ति भी नहीं लगी है, ठीक है। और मैंने उसमें क्या बोला था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मुख्य कर्म हो गया, ठीक है, ये मुख्य कर्म हो गया। और मैंने इसमें क्या बोला था, गौड़ कर्म में, गौड़ मतलब सेकेंडरी हुआ, ठीक है, बाद का, ठीक। तो गौड़ में क्या होगा कि ये क्या होगा, मुख्य कर्म से पहले आएगा, इससे पहले आया है, ये हमारा मुख्य कर्म है तो मुख्य कर्म से पहले आएगा। ये सजीव होगा, सजीव गाय सजीव है और इसमें को विभक्ति चिन्ह लगे रहेगा, को विभक्ति चिन्ह, ये देखिए गाय को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गौड़, ठीक है, ये हो गया हमारा गौड़ कर्म, ठीक है। आशा करता हूं इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, सकर्मक अकर्मक पढ़ा, सकर्मक अकर्मक के बाद भी, सकर्मक का मतलब क्या होगा, जिसमें कर्म होगा, जिस उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। अकर्मक का मतलब जिसमें हमारे, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने सकर्मक को भी फर्दर डिवाइड किया, द्विकर्मक और बहु, एक कर्मक और द्विकर्मक, अगर दो से भी ज्यादा होंगे तो बहुकर्मक हो जाएगा। एक कर्मक में क्या होगा, एक कर्म होगा, द्विकर्मक में क्या होगा, दो कर्म होंगे। फिर दो कर्म भी कौन कौन से होंगे, फिर एक गौड़ कर्म होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म होगा। अब गौड़ कर्म और मुख्य कर्म की पहचान कैसे करेंगे, गौड़ कर्म और मुख्य कर्म की पहचान मैंने बताया कि जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया से ठीक पहले आएगा, वो निर्जीव होगा और उसमें विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित का मतलब उसमें कोई विभक्ति नहीं होगी। देखिए विभक्ति का मतलब क्या हुआ, को ने, हम कारक पढ़ेंगे ना तो विभक्ति चिन्ह वहां पे मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे गौड़ कर्म है, जो गौड़ कर्म का मतलब, देखिए मुख्य कर्म का मतलब क्या हुआ, मेन कर्म जो मेन मुख्य होता है, और गौड़ का मतलब सेकेंडरी। अब गौड़ कर्म का हमें कैसे पता चलेगा, वो मुख्य कर्म से पहले आएगा और उसमें विभक्ति को लगी रहेगी, ठीक है, और उसमें वो क्या सजीव होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए हमारा जो मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म, देखिए मुख्य कर्म में क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्रिया से पहले लगेगा, क्रिया से पहले, ठीक, क्रिया से पहले आएगा और क्रिया के ठीक पहले, और इसमें क्या होगा, विभक्ति, विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित का मतलब इसमें कोई विभक्ति नहीं होगी, ठीक है। और ये क्या होगा, निर्जीव होगा, निर्जीव होगा मतलब इसमें प्राण नहीं होंगे, जो निर्जीव नहीं समझ रहे होंगे तो, ठीक है। और गौड़ कर्म की बात करें तो, हम गौड़ की बात करें, गौड़ कर्म, गौड़ कर्म में क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, इस मुख्य कर्म से पहले आएगा, मुख्य कर्म से पहले आएगा, ठीक है, ये सजीव होगा और इसमें को विभक्ति लगी रहेगी, ठीक, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखिए द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौड़ कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में आता है, ये मैंने आप लोगों को बताई दिया है, ठीक है। दान उपहार आदि के भाव में गौड़ कर्म को संप्रदान कारक माना जाता है। जब हम कारक पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा, यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है नहीं, ठीक है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, ठीक है, राजा ने गरीबों को कंबल बांटे होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य कर्म हमारा कंबल हो जाएगा। निर्जीव सजीव से भी याद करोगे तो उससे ही याद हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि जो हमारी क्रिया है उस क्रिया के बगल में जो उससे जस्ट पहले होगा वो क्या होगा, हमारा मुख्य कर्म होगा, और उससे पहले का वाला गौड़ कर्म होगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आज इतना ही करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। अब हम इसके बाद संरचना के आधार पर क्रिया भेद पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया, पूर्वालक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। उसके साथ ही हम प्रयोग के आधार पर भी देख लेंगे और साथ साथ में ही, ठीक है, सामान्य क्रिया, सजाती क्रिया और सहायक क्रिया को, ठीक है। अगर ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट भी एक पार्ट लेके आएंगे क्रिया का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अपना ध्यान रखना, आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। और जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, पूरी डिटेल में वहां चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।